नमस्कार। आज हम टॉपिक एक नया लेके आए हैं, अपना संसद के कार्य। अभी जो हमारे चल रहे हैं वीडियो में संसद के बारे में, हमने संसद के बारे में पढ़ा, फिर लोकसभा राज्यसभा इनके बारे में पढ़ा। अब संसद के कार्य, संसद का महत्वपूर्ण कार्य है पहला, विधि का निर्माण। दोस्तों, विधि का निर्माण संसद का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, यानी व्यवस्थापिका का ये महत्वपूर्ण कार्य है। व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण कार्य है। हमारी 7वीं अनुसूची के अनुसार शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन। 7वीं अनुसूची के अनुसार शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 तरह की सूचियां बनाई गई हैं। अनुच्छेद 246 के अनुसार कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों, संघ सूची के ऊपर कानून निर्माण का कार्य, ये हमारा एक वीडियो आ चुका है, उनके बारे में विस्तार से आप वहां भी देख सकते हैं। संघ सूची पर निर्माण का कार्य केंद्र सरकार करती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, समवर्ती सूची पे दोनों करते हैं। यदि विवाद की स्थिति में केंद्र का माना जाता है। सामान्यतः विशेष परिस्थितियों में केंद्र भी राज्य सूची के ऊपर कानून का निर्माण कर सकता है। किसी भी कानून बनाने के प्रस्ताव को क्या कहते हैं? कानून बनाने के प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक। कानून बनाने के प्रस्ताव को क्या कहते हैं? विधेयक। क्या कहते हैं? विधेयक। इसे कहते हैं, कानून बनाने के प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो सरकारी विधेयक और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक, जब कोई मंत्री परिषद का सदस्य विधेयक को प्रस्तुत करता है किसी भी सदन में, तो वो सरकारी विधेयक कहलाता है। जब किसी मंत्री परिषद का सदस्य न होकर कोई साधारण सदस्य उस विधेयक को पेश करता है, सदस्य साधारण मंत्री परिषद का न होके साधारण सदस्य किसी विधेयक को क्या करता है? प्रस्तुत करता है, तो वो विधेयक क्या कहलाता है? गैर सरकारी। ये ध्यान रखने की बात है कि गैर सरकारी विधेयक का दिन निश्चित है। वो दिन है शुक्रवार के दिन गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी सरकारी विधेयक, मंत्री परिषद का सदस्य किसी विधेयक को किसी सदन में रखता है तो वह सरकारी विधेयक। मंत्री परिषद के अलावा अन्य कोई सदस्य किसी विधेयक को सदन में रखता है, वो गैर सरकारी विधेयक होता है। गैर सरकारी विधेयक का दिन निश्चित है, शुक्रवार के दिन किया जाता है। हम पढ़ रहे हैं विधि का निर्माण। किसी भी विधेयक को एक सदन में पास करने के लिए 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ये विधेयक
को पारित करने के लिए प्रत्येक सदन में कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। देखिए अलग अलग पहले सदन में जैसे प्रथम वाचन के अंदर कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर क्या मांगता है? उसकी अनुमति मांगता है, चाहे विधेयक सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, आमतौर पर अनुमति दे दी जाती है। यह प्रथम वाचन कहलाता है। द्वितीय वाचन के अंतर्गत एक परवर समिति का गठन किया जाता है। परवर समिति क्या होती है? उस विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार करती है और निश्चित समय पश्चात अपनी रिपोर्ट सदन में देती है। जैसे ही रिपोर्ट सदन में आती है परवर समिति की, तो उसकी प्रत्येक धारा पर चर्चा होती है, प्रत्येक धारा पर मतदान भी होता है और उसके बाद में प्रत्येक धारा पे चर्चा विचार विमर्श करने के बाद में, मतदान करने के बाद में दूसरा वाचन कहलाता है। जब उसमें किसी तरह का शाब्दिक औपचारिक संशोधन करने के बाद औपचारिक संशोधन करके और उसके ऊपर पूर्ण मतदान करवाया जाता है। हालांकि मतदान एक एक धारा पे हो जाता है, इस पे सामूहिक रूप से इस पे मतदान करवाया जाता है और यदि मतदान बहुमत से पारित हो जाता है तो वो विधेयक उस सदन में पारित माना जाता है। ठीक इसी तरह से यह विधेयक किस सदन में जाता है? दूसरे सदन में जाता है। विधेयक किस में जाता है? दूसरे सदन में। जब विधेयक दूसरे सदन में जाता है, सेम ये तीनों प्रक्रियाएं उस सदन के अंदर भी होती हैं। जब विधेयक दूसरे सदन में जाता है, तीनों प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद या तो विधेयक को स्वीकार किया जाएगा या विधेयक को अस्वीकार किया जाएगा। यदि विधेयक को स्वीकार किया जाता है या संशोधन यदि विधेयक को स्वीकार किया जाता है तो वो विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है। अनुच्छेद 111 के तहत कोई भी विधेयक कानून जब भी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है। यदि अस्वीकार कर देता है या संशोधनों के पश्चात यदि कोई भी विधेयक अस्वीकार कर देता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तब क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन के बारे में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जब दो सदनों में मतभेद की स्थिति हो तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट बात है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब इसके अंदर जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो इसमें उपस्थित प्लस कुल बहुमत से वो संशोधन यदि पास हो जाता है तो पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के बाद पास भेजा जाता है हस्ताक्षर के बाद कानून। अब तक 3 संशोधन हो चुके। अब तक संयुक्त अधिवेशन के आधार पर 3 बार बुलाया जा सका है। एक बार पहला है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। फिर है बैंकिंग सेवा अधिनियम, बैंकिंग सेवा
अधिनियम 1978, उसके बाद है आतंकवाद निवारक अधिनियम, आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 में। अब तक 3 ही ऐसे संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं जिनसे पारित किया गया। पहला दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दूसरा आतंकवाद निरोध बैंकिंग सेवा अधिनियम 1978, तीसरा आतंकवाद अधिनियम 2002 में। संसद का यह महत्वपूर्ण कार्य है कानून निर्माण की प्रक्रिया। ये कानून निर्माण प्रक्रिया के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है धन विधेयक को पास करना। संसद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है धन विधेयक को पास करना, धन विधेयक पारित करना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में है। प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 109 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। देखो, धन विधेयक है या नहीं वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, और उसकी जो प्रक्रिया कैसे पास किया जाएगा वो अनुच्छेद 109 में है। इसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक केवल पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा। धन विधेयक पर कभी भी पहले राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा, पहले लोकसभा में भी रखा जाएगा, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही कोई धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में कोई भी विधेयक पहले, धन विधेयक पहले पेश नहीं किया जा सकता। जब लोकसभा में पेश करने के पश्चात वो विधेयक कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। वो विधेयक कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा उसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है। यदि 14 दिन में किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा पारित कर देती है तो वह राष्ट्रपति के पास, हस्ताक्षर के पास होने चला जाता है। यदि नहीं भी पारित करती है तो भी वह पारित समझा जाता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति इनकार नहीं कर सकता, उसे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, फिर दोबारा यदि संशोधनों सहित या सेम विधेयक आता है तो उसे हस्ताक्षर करने के लिए वो बाध्य है। अगला हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन का कार्य। तीसरा संसद का महत्वपूर्ण कार्य संविधान संशोधन का कार्य। देखो, हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हमारी आवश्यकताएं पूर्ति करता है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये तीनों इसके ऊपर निर्भर करती हैं। समय परिस्थिति के अनुसार ये जब हमारा संविधान बनाया उसके प्रावधान उस समय देखे थे। जैसे ही परिस्थितियां बदलती गई तो हमने इसमें संविधान में संशोधन की आवश्यकता हुई। परिस्थितियां जैसे बदलेंगी संशोधन होगा। और ये संशोधन किस अनुच्छेद में दिया गया है हमारे संविधान में? 368। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन प्रक्रिया ली गई है। किस देश के संविधान से? दक्षिण अफ्रीका। हमारे संविधान को क्या कहा जाता है? लचीला एवं कठोर। क्यों कहा जाता है? संविधान के संशोधन की दृष्टि से। संविधान के
संशोधन, संविधान के संशोधन की दृष्टि से हमारे संविधान को लचीला एवं कठोर कहा गया है। ये लचीलापन ब्रिटिश देश से ली है ये प्रक्रिया, ब्रिटेन से, और कठोरता का ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सामान्य बहुमत से पास हो जाते हैं, किसी में विशेष बहुमत चाहता है तो कुछ संशोधन आसानी से हो जाते हैं, कुछ संशोधनों में बहुत ज्यादा प्रक्रिया करनी पड़ती है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसको दी गई है? भारतीय संसद। भारतीय संसद ही संविधान के अंतर्गत संशोधन कर सकती है। दोस्तों, मैं एक बात करना चाहूंगा, अभी आरएस के अंदर भी एक प्रश्न आया था कि संविधान अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन की विधियां कितनी हैं? दोस्तों, उसमें ऑप्शन 2 भी था, 3 भी था, लेकिन उसके अंदर कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। जो हमारे से ये पूछ ले संविधान में संशोधन कितनी विधियां, हम 3 कह सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो प्रक्रिया दी गई है वो 2 ही प्रक्रियाएं हैं। इसके अंदर 2 विधियां हैं। एक तो कुल का बहुमत प्लस उपस्थित का 2/3 बहुमत, दूसरी कुल बहुमत प्लस उपस्थित का 2/3, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा पारित। देखो 368 के हिसाब से तो ये है कुल का बहुमत, उपस्थित का 2/3 बहुमत, सेम इसमें राज्यों की अधिक आवश्यकता। लेकिन वैसे हम देखें तो वैसे हम 368 के अलावा इसे हमें 3 भागों में, एक तो कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, और एक ये स्थिति और एक ये स्थिति, पहले वाली और ये 2 नंबर स्थिति। मैं इसको 1 नंबर इस स्थिति को दे रहा हूं, 2 नंबर मैं इसी स्थिति को दे रहा हूं, तो ये एक स्थिति यहां जाएगी, 2 नंबर यहां जाएगी। आपको ये बता दूं, इसके अंदर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। इसके अंदर राज्यसभा को भी इतनी शक्तियां दी गई हैं जितनी लोकसभा को है। संविधान संशोधन में अलग अलग पारित करना पड़ता है, यदि गतिरोध है तो वो पास नहीं माना जाता है, और संयुक्त अधिवेशन का भी इसमें किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। यदि ये दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति से इनकार नहीं कर सकता है। अगला और हमारा अंतिम कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण। नंबर 4, कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसद या सरकार सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि निश्चित समयांतराल बाद में मतदान होता है। जनता है सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करती है, यदि सरकार सही रूप से काम नहीं कर रही है तो वो उसे सरकार को बदल देती है। लेकिन कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी, इसका मतलब ये होता है कि कार्यपालिका तब तक काम करती है जब तक व्यवस्थापिका का बहुमत है, और प्रतिदिन कार्यपालिका के कार्यों को व्यवस्थापिका नियंत्रित कर सकती है। वह प्रश्नकाल जो हमारे संविधान में 11
AM से 12 PM तक निर्धारित है। शून्यकाल जिसका समय है 12 से लेके 1 PM तक। निंदा प्रस्ताव द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं, निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं सदन में। काम रोको प्रस्ताव ला सकते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी ला सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। इन इत्यादि कारणों से कार्यपालिका व्यवस्थापिका आपस में निर्भर, व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नियंत्रित करने के कई बार पूछा जाता है कि क्या क्या तरीके हैं। प्रश्न काल में प्रश्न पूछकर, प्रश्न भी दो तरीके से पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न 10 दिन पूर्व देने पड़ेंगे, अगर इन प्रश्नों के जवाब चाहिए। अतारांकित ये मौखिक भी होते हैं और इनके पूर्व प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न को के उत्तर लिखित रूप में देने पड़ते हैं, लेकिन इनके पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। सदन में शून्यकाल में कोई चर्चा कर सकते हैं, निंदा ला सकते हैं जो कार्यपालिका कोई गलत कार्य कर रही है, काम रोको प्रस्ताव इत्यादि प्रस्तावों के द्वारा आप इनको रोक सकते हैं। एक हमारा बीच में एक रह गया था कि विधेयक के प्रकार, बीच में यही विधेयक के 3 प्रकार हैं। साधारण विधेयक, धन विधेयक और तीसरा है संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक, धन विधेयक, संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक और धन विधेयक पर लोकसभा का अधिक प्रभुत्व है, लेकिन संशोधन में दोनों को ही पास करना पड़ेगा।